सो हेलो 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, इस बार हम करने वाले हैं हमारे साइंस का आखिरी चैप्टर जो कि बायोलॉजी से है, दैट इज रिसोर्सेस का मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, राइट। तो यहाँ पर हम चैप्टर कुछ ज़्यादा आपका टेंशन वाला नहीं है, जैसे कि नॉर्मल आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले चैप्टर्स थे, बहुत टफ वाले चैप्टर्स थे, आपको ऐसे लगते थे पर टफ तो थे नहीं, राइट। तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है बिल्कुल आसान है, चाहे आप अवर एनवायरनमेंट की बात करो, चाहे मैनेजमेंट रिसोर्स की बात करो। वीडियो को एक बार देख लो, उसके बाद टेक्स्ट बुक को एक बार पढ़ लो, आपका एकदम काम खत्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है भाई? रिसोर्स क्या होता है? हाँ जी, आप बताइए बताइए बताइए। हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स यानी, वेरी गुड, सही था। रिसोर्स यानी जो भी चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं, हमारी यूटिलिटी की कोई भी चीज़ जो हमारे काम आ जाती है, वो रिसोर्स है। ये पेन रिसोर्स है, ये बोर्ड रिसोर्स है, ठीक है, ये वीडियो रिसोर्स है, ओके, आपका किताब रिसोर्स है, आप खुद रिसोर्स हो। मतलब हर चीज़ जो है ना, ह्यूमंस भी तो काम आते हैं किसी के, है कि नहीं? तो कोई भी चीज़ जो किसी के काम में आ रही है, दैट इज़ अ रिसोर्स, और जो काम में नहीं आ रही, बिल्कुल वेस्ट हो गई, दैट इज़ अ वेस्ट, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स जो है, हमने बोला हाँ भाई, कोई भी चीज़ जो हमारी यूटिलिटी की है वो रिसोर्स है। तो नेचुरल रिसोर्स क्या हुआ? जो चीज़ डायरेक्टली नेचर से आ रही है ना, बिना प्रोसेसिंग के, है ना, उसको हम, जैसे कि फॉरेस्ट इज अ नेचुरल रिसोर्स, सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्स, रेनफॉल इज अ नेचुरल रिसोर्स, वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स। जो रिसोर्स आपके नेचर से सीधा ऑब्टेन हो रहा है और काम आ रहा है हमारे, दैट इज द नेचुरल रिसोर्स। और इसके अलावा कौन सा होता है? मैनमेड रिसोर्स। मैनमेड रिसोर्स में बेंचेस आ सकते हैं, ये बोर्ड आ सकता है, मतलब बना तो ये भी नेचुरल चीज़ों से ही है, पर इसको क्या किया गया? प्रोसेस करके बनाया गया है ना। तो ये बन जाता है मैनमेड या ह्यूमन मेड रिसोर्स कह सकते हो आप, ठीक है। इसमें अगला जो पार्ट है वो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कि भाई हमको तो रिसोर्स दिया, नेचर ने भर भर के रिसोर्स दिया, पर हम क्या कर रहे हैं? हम उस रिसोर्स को प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, है ना। एग्जाम्पल दिया है गंगा का, कि भैया गंगा जो है 2500 किलोमीटर का लेंथ वाला हमारा इंडिया का सबसे बड़ा नदी, ठीक है, जो ऑलमोस्ट जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है उसको पानी देने का काम करता है। पूरे दुनिया का जो 1/10 पॉपुलेशन हमारे इस बेल्ट पे, गंगा के बेल्ट पे रहता है, ठीक है। तो ये मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी हो गई हमारे लिए। अब इस नदी को हमने क्या किया, अभी आज की बात नहीं, मतलब काफ़ी टाइम से इंडस्ट्रीज़ का हो या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का हो, इन सब की वजह से, है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये जिस स्टेट से गुजरता है, ठीक है, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, इन सब का डिस्चार्ज जाने से ये गंगा जो है वो ऑलमोस्ट एक ड्रेनेज की तरह, एक ड्रेन की तरह फॉर्म हो गया है ना। तो इसको ज़रूरत है, इसके ऊपर काम करने की, जो ऑलरेडी अब बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए गए। एक आपको गंगा एक्शन प्लान की अगर बात करें, 1985 में उसको लॉन्च किया गया था, गंगा के नदी को के पानी को बचाने के लिए गंदगी से, है ना। अब उसको एक बार मेजर किया गया था उस टाइम पे कि कितना ज़्यादा गंदगी है उस नदी में, है ना, कितना गंदगी चला गया है हमारे उस पावन नदी में। तो पाया गया था कि कॉलीफॉर्म नाम का बैक्टीरिया, कॉलीफॉर्म, ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? ये वो बैक्टीरिया होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में होता है। अब ऐसा बैक्टीरिया अगर नदी के पानी में पाया जा रहा है, तो मतलब क्या है कि कितना ह्यूमन डिस्चार्ज, है ना, ह्यूमन वेस्ट का डिस्चार्ज वहाँ पर हुआ होगा, जिस वजह से ये बैक्टीरिया वहाँ पर नदी के पानी में पाया जा रहा है। और इसका कंसंट्रेशन जितना हाई वहाँ पर पाया जा रहा था, जिसका इंडिकेशन साफ होगा भाई, जितना ज़्यादा ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसका मतलब क्या है कि उसमें कितना सारा और कंटेमिनेशन होगा। तो ये एक मापदंड कह सकते हो या फिर एक क्राइटेरिया कह सकते हो कि इसका प्रेजेंस जो है ना, नदी के पानी का कंटेमिनेशन का लेवल आपको बता सकता है। तो वो चीज़ जब मेजर किया गया था तो पता चला कि भाई ये बहुत ज़्यादा है गंगा के पानी में, और इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए गए, है ना, बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए कि वहाँ का पानी को गंदा ना किया जाए, और बहुत काफ़ी फाइन एंड ऑल, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे चलाने काफ़ी बंद कर दिए गए एंड ऑल, ठीक है। पर फिर भी जो है, सिर्फ गंगा की ही बात नहीं है, बहुत सारे नदी और
दूसरे रिसोर्स भी है ना एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। हमको नेचर ने दिया है रिसोर्स यूज करने को, पर हम क्या कर रहे हैं उसको, हम उसको अपनी ग्रीड के लिए हम उसको वेस्ट भी कर रहे हैं और उसको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें हाउ टू मैनेज आवर रिसोर्सेस, हम अपने रिसोर्स को कैसे मैनेज करें, तो इसमें भाई ये तो आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हो, 4 आर, पहले तो 3 आर थे फिर 4 आर हो गए। कौन सा? रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, और अगर ये सब कर पाए तो हम हो जाएंगे रिकवर। रिड्यूस, कौन सी चीज का रिड्यूस करना है, को रिड्यूस करना है? अरे यूज को, है ना, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो उसका इस्तेमाल, रिसोर्स का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करो, है ना। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, दिन में अगर लाइट है तो लाइट जलाने की क्या ज़रूरत है ना। अगर आपको टेम्परेचर ठीक लग रहा है तो फैन चलाने की क्या ज़रूरत है। अगर आप स्वेटर पहन के ठंडी को दूर कर सकते हो तो फिर हीटर चलाने की क्या ज़रूरत है। तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को आप सेव कर सकते हो, है ना, उसका यूज़ को आप रिड्यूस कर सकते हो। इसके अलावा वाटर का यूज़ को, है ना, जितना हो सके उतना मिनिमाइज करें, वेस्ट ना करें उसको, है ना। ऐसा तो नहीं कि भाई नहाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, पर वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, ऐसे रिड्यूस करेंगे रिसोर्स के यूज़ को। रिसाइकल, है ना, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो रिसाइकल हो सकती हैं, जैसे प्लास्टिक होते हैं कुछ कैटेगरी के, है ना, मेटल्स हैं, और मेटल के कैंस कह सकते हो आप, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिसाइकल हो सकती हैं। तो रिसाइकल हो सकती हैं तो उनको प्रॉपर सॉर्टिंग करना ज़रूरी हो जाता है, उनको ऐसे वेस्ट को, ताकि वो रिसाइकल किया जा सके, है ना। इसके अलावा रीयूज़, रिसाइकल से भी बेटर है रीयूज़, क्योंकि रिसाइकल में क्या होता है, रिसाइकल में हमको जो भी चीज़ें या थिंग्स है जिसको हमको रिसाइकल करना है तो वहाँ पर हमको एनर्जी, है ना, रिसाइकल करने में तो एनर्जी लगती है, यानी हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी हमारी उसमें और जाने वाली है। लेकिन रीयूज़ जो है ना उसमें कुछ एनर्जी जाने वाले नहीं है। जैसे मान लो एनवेलप है, एनवेलप आपको मिला तो उस एनवेलप को आप किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उसको फेंक दिया फाड़ के, है ना। तो दैट इज़ रीयूज़, वैसे आप रीयूज़ कर सकते हो। और क्या रीयूज़ कर सकते हो आप, जैसे कि कोई आपने प्रोडक्ट लाया, ठीक है, जैम लाया, पिकल लाया, उसका जो आपको जार मिला है उस जार को आपने, मतलब जब प्रोडक्ट यूज़ कर लिया उसके बाद में जो खाली बच रहा है, जार बच रहा है, उस डिब्बे को, उस जार को, उस बॉटल को आप किसी और काम के लिए, कोई और चीज़ स्टोर करने के लिए रख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर उस तरीके से हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल से भी बेटर है रीयूज़, है ना, क्योंकि रिसाइकल करने में शायद पोल्यूशन भी हो जाए, पर यहाँ पर तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा, है ना। और मान लो कि आप जो आपके पास कैरी बैग है, एक कैरी बैग आपको मिला हुआ है, उसी को आप बार बार दोहरा रहे हो, उसका यूज़ बेटर होगा। उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें हम प्रॉपरली कर पाए, है ना, सही लेवल पे कर पाए, तो क्या होगा कि जितना पोल्यूशन हम आज तक कर किए हैं उससे हम रिकवर हो पाएंगे, है ना, ये बात है। इसके बाद वाई डू वी नीड टू मैनेज, वाई डू वी मैनेज रिसोर्स, क्यों हमको मैनेज करना है रिसोर्स को, है ना। जब इतना सारा रिसोर्स है तो क्यों मैनेज करें, उसका 3 रीजंस है। कौन से 3 रीजंस है सर, ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे पहला है कि हमको फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स को बचाना है। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ हम लोग यूज़ कर लेंगे, अगला जनरेशन आएगा उनके लिए कुछ रिसोर्स नहीं बचा, ऐसा नहीं करना है ना। फ्यूचर जनरेशन के लिए पेट्रोल, डीजल, है ना, ये सारी चीज़ें हमको सेव करनी है। ओके, इसके अलावा और रिसोर्स को हमको क्यों मैनेज करना है, क्योंकि अगर हमने रिसोर्स को प्रॉपर ढंग से यूज़ नहीं किया तो वो और क्या कर सकता है, वो पोल्यूशन भी कर सकता है ना। अगर आपने ओवर यूज़ कर लिया उसका रिसोर्स का तो पोल्यूशन भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और चीज़ आप कह सकते हो कि प्रेजेंट डे में भी अगर रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। समझ रहे हो कि मान लो कि रिसोर्स जो भी अवेलेबल है वो इतना महंगा कर दिया जाए कि सिर्फ अमीर ही उसको यूज़ कर पाए। ये ऐसे हो रहा है कि सिर्फ एक ही सेक्शन उसको यूज़ कर पा रहा है, किसी और सेक्शन को मिल नहीं पा रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसके लिए हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्स का। इस बात के लिए भी हमको रिसोर्स को मैनेजमेंट करना आना ज़रूरी है। जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम, रेशन के जो दुकान होते हैं वो क्यों बने हैं? ताकि गरीब लोग हैं जो बहुत मतलब बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कोई चीज़ खाना पीना, तो उनके लिए है ना कम दाम में खाना पीना अवेलेबल कराया मतलब जा सके, ये सारी चीज़ें। ओके, इन सब के वजह से हमको रिसोर्स को मैनेज करना है। ओके, पहला फ्यूचर जनरेशन के लिए, दूसरा पोल्यूशन ना हो इस चीज़ के लिए, और तीसरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्स का। इस वजह से, इन सब की वजह से हमको रिसोर्स को क्या करना है? मैनेज करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ओके, इसके बाद अगला है, यहां पर आपको दिया हुआ है 2 इंपॉर्टेंट रिसोर्स के बारे में आपको डिटेल में दिया है। एक है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ और दूसरा है वाटर रिसोर्स के बारे में। तो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ में सबसे पहला जो पार्ट बताया है वो है स्टेक होल्डर्स का। अब स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो फॉरेस्ट के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब कि फॉरेस्ट अगर आज है, जैसा भी है, अच्छा हो है, या फॉरेस्ट का फ्यूचर कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, फॉरेस्ट रहेगा, नहीं रहेगा, इसके लिए जो लोग मेनली जिम्मेदार होंगे, है ना, वो लोग, उनको स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल पीपल, जो अब जैसे कि जो लोग शहर में रहते हैं, है ना, फॉरेस्ट से एकदम दूर, और तो हम लोग इतना एक्टिवली उस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नो डाउट हम कर सकते हैं, एनजीओज के थ्रू जुड़ के एंड ऑल कर सकते हैं, पर हम लोग इतना एक्टिवली नहीं कर सकते जितना फॉरेस्ट के जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो लोग ज़्यादा अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। तो ऐसे कितने स्टेक होल्डर्स हैं इन ऑल आपको पता होना चाहिए, और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। देयर आर 4 मेन स्टेक होल्डर्स जो यहां पर हो सकते हैं। सबसे पहले हैं लोकल पीपल। लोकल पीपल यानी क्या? आप इनको मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज जो वहां पर फॉरेस्ट में रहती है, ठीक है, वो लोग कह सकते हो, जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं और जिनका पूरा जिंदगी, अपना लाइवलीहुड फॉरेस्ट से ही चलता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें अगर तो इसमें आ जाएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल हुए? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही तो गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे रखी है फॉरेस्ट की, है ना, पूरा फॉरेस्ट तो गवर्नमेंट का ही रिसोर्स है, तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा हुए। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे रिस्पॉन्सिबल हुए? आपको पता होगा बहुत सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं, है ना, जैसे बीड़ी फैक्ट्री, है ना, पेपर फैक्ट्री, ये लोगों का जो मेन रॉ मटेरियल आता है वो ऑब्वियसली फॉरेस्ट से आता है ना। तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी फॉरेस्ट के होने ना होने में मेन जिम्मेदार होंगे। ओके, और इसके अलावा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट, ये कौन से लोग होते हैं? ये कौन से टाइप के प्राणी है? ये वो लोग हैं जो मैंने बताया कि हम शहर में भी रह के और एनजीओज के थ्रू जुड़ के, और हम फॉरेस्ट को बचाने के लिए सेव टाइगर, है ना, हम पहले सिर्फ सेव टाइगर, सेव राइनासोर्स ये होता था, लेकिन बाद में ये बात पता चली है कि नहीं भाई, सिर्फ टाइगर को सेव करने से काम नहीं चलेगा। टाइगर जहाँ रहते हैं, जिस हैबिटेट में, उस हैबिटेट को, है ना, फॉरेस्ट को, पेड़ों को, इन सबको बचाना होगा, पूरी बायोडाइवर्सिटी को बचाना होगा, तब जाके कोई भी एक मतलब एनिमल या कोई भी एक प्लांट जो है बचा रहेगा, है ना, पूरा सिस्टम को सेव करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर फॉरेस्ट को आपको पता होगा, इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्यों कहते हैं? कौन सा हॉटस्पॉट है भाई? ये वाईफाई है क्या? नहीं, इसलिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है क्योंकि फॉरेस्ट ही ऐसा एरिया है जहां पर आपको ऑलमोस्ट सभी वेराइटीज प्लांट्स, एनिमल्स की आपको मिल सकती है। ओके, तो ये 4 टाइप के स्टेक होल्डर्स हुए। अब इसमें भी आपको कैसे दिया हुआ है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट ये लोग मेनली, अब भाई अच्छे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर मेनली ये लोग कैसे काम करते हैं? ये लोग काम करते हैं प्रॉफिट के लिए, है ना, इनका पूरा एम जो होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। तो ये चीज फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है ना, क्योंकि ये लोग अगर मान लो कि टिम्बर, इनको लकड़ी चाहिए, तो एक एरिया से ये लोग लकड़ी कट करके और ये ले जाएंगे, और उसके बाद फिर उस पार्ट को, जो फॉरेस्ट को उन्होंने डिग्रेड किया,
उनको उसको ग्रो नहीं करेंगे, ये कहीं और किसी और जगह से ले लेंगे अपना जो रॉ मटेरियल है। इनको ये नहीं पता चल रहा कि भाई आगे जाके इनका भी भाई बिजनेस कैसे चलेगा अगर पूरा फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो यानी ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो तो उसको रीस्टोर भी तो करना है, उसको रिफॉरेस्टेशन भी करते रहो, ठीक है। तो भाई ये लोग प्रॉफिट ओरिएंटेड है, पर अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इस बात को समझ जाए कि नहीं भाई सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ये लोगों से हमारा काम नहीं चलेगा, है ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर सही अपना गवर्नमेंट अपना सही काम करे तो वो ये जो काम है इंडस्ट्रियलिस्ट जो डिग्रेड कर रहे हैं फॉरेस्ट को, उसको रोक के और उसको सही करा सकते हैं, ठीक है। पर अगर कुछ ऑफिशियल्स ऐसे हो सकते हैं जो मिले हो सकते हैं जो उतना कंसर्न नहीं होंगे, तो उससे फॉरेस्ट जो है वो डिग्रेड होगा, ओके। अब यहाँ पर बात आती है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट। ये तो नो डाउट ये लोग प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं, एनजीओज एंड ऑल, तो ये लोग फॉरेस्ट को तो बचा लेते हैं। पर सबसे बड़ा रोल यहाँ पर मैं यहाँ इनका बताऊंगा कि ये लोग जो है ना लोकल पीपल जो वहाँ पे सदियों से रहते आए हैं, बहुत ऐसा नहीं कि आज 4 साल से 10 साल से 20 साल से, जिनका पूरा जनरेशन वहीं से फॉरेस्ट से ही अपना ज़िंदगी चलाता आया है, लाइवलीहुड, मेडिसिन हो, खाना पीना हो, हर चीज़ उनका फॉरेस्ट से ही चलता है, ठीक है। ये लोग सबसे सही मायने में फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं या मैनेज करते हैं। ये लोग कभी फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट नहीं करते, चाहे हम आज़ादी से पहले की बात करें या आज़ादी से बाद की। वैसे आज़ादी से पहले जो है ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को काफ़ी क्लियर किया, वो लोगों ने प्रॉफिट के लिए किसी खास पेड़ों को उगवाया, है ना। जैसे कि मान लो उनको पता चल लग रहा है कि हाँ यूकेलिप्टस जो है या नीलगिरी कह सकते हो, वो ग्रो करने से उनको प्रॉफिट है, तो वो लोगों ने पूरे फॉरेस्ट को क्लियर करवा के मतलब अलग अलग वेराइटीज़ जो है प्लांट्स की वो खत्म हो रही है, सिर्फ एक ही वेराइटी प्रॉफिट के लिए वो लोग ग्रो करवा रहे हैं, तो उन्होंने फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो लोगों ने उतना कंसर्न नहीं दिखाया, वो लोगों ने भी ज़्यादा प्रॉफिट के हिसाब से सोचा और इंडस्ट्रियलिस्ट को फॉरेस्ट का अथॉरिटी दे दिया, है ना, या उनको फॉरेस्ट का ज़्यादातर मतलब कमांड दे दिया, जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है बहुत डिग्रेड हुआ, ओके। तो सबसे अगर बेहतर ये होता कि अगर लोकल पीपल को इन्वॉल्व करके अगर रखा जाता, है ना, जो चीज़ अब बाद में समझ में आ गई, तो वो चीज़ से फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी हद तक कंजर्व रहता। कुछ इंसिडेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे 1731 की बात बताई है, ओके। ये अमृता देवी बिश्नोई, तो अमृता देवी बिश्नोई 1731 में फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए लोकल पीपल कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट किए वो बताया गया है। अलॉन्ग विथ 363 मेंबर्स, या कह सकते हैं उनके साथ 363 लोगों ने, ठीक है, अपना लाइफ जो है वो कुर्बान कर दिया था, ठीक है। किस लिए? वहाँ पे खेजरी ट्रीज को बचाने के लिए। कहाँ पर है ये? खेजराली विलेज, जो कि जोधपुर राजस्थान में। तो ऐसा नहीं कि आज हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, 1731, सोचो कितनी पुरानी बात है, जब लोगों ने अपनी जान गंवाई थी पेड़ों को बचाने के लिए। उनको जानते थे कि भाई फॉरेस्ट कितना ज़रूरी है, ओके। और इस वजह से आज इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड, ठीक है, ये चीज़ जो है देने का फैसला किया उन लोगों को, ठीक है, जो लोग फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन में कुछ अच्छा काम करते हैं, ओके। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे अब यहाँ पर हिमालयन, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, ये हिमालयन रीजन में एक नेशनल पार्क बना। अब ये नेशनल पार्क बनने से पहले वहाँ पे जो लोग हैं अपना शीप ले आके और ग्रेजिंग करवाते थे उस एरिया में जो भी ग्रासेस उगते थे। जब ये नेशनल पार्क बना तो वो लोगों को, लोकल पीपल को वहाँ पर आने से बंद करा दिया गया, अबैंडन कर दिया गया, जिस वजह से क्या हुआ कि घास पूरा उगता था पूरी साइज में और फिर वो सूख जाता था, बड़ी साइज में हो जाएगा, सूख जाएगा। अब फ्रेश ग्रास उसमें उग नहीं पाएगा, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ?
फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको लोगों को या वहाँ के रिसोर्स को यूज़ करना बंद कर दो तो आपका फॉरेस्ट पूरा ग्रो हो जाएगा और एकदम सही रहेगा, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब क्या कि उससे जो चीज़ मिल सकती है, ऑब्टेन हो सकती है, वो भी करें और फॉरेस्ट को मतलब परसिस्ट करता रहे, फॉरेस्ट पूरी बायोडाइवर्सिटी परसिस्ट करती रहे, इस बात का भी ख्याल रखना है। मतलब वहाँ से यूज़ भी करना है रिसोर्स को और उसको परसिस्ट भी करवाना है, ठीक है। तो ये चीज़ उस टाइम पे लोगों को समझ नहीं आई और वो नेशनल पार्क सेट करके और वहाँ पे जो ग्रासेस है, ठीक है, वो वेस्ट हो रहे हैं, वो यूज़ नहीं हो रहा है ना। अगर वहाँ पे उनको अलाउ किया जाता तो वो क्या करते, वो ग्रेजिंग कर लेते हैं वहाँ के उनके जो शीप एंड ऑल, तो उससे क्या नुकसान हो जाता है ना। तो ये चीज़ ऑफिशियल्स को या गवर्नमेंट को उस वक्त समझ में नहीं आती थी। ओके, इसके बाद बात करते हैं चिपको मूवमेंट। इसका रिजल्ट भी हम देखेंगे कि मतलब जैसे वो लोग जो वहाँ के लोकल पीपल थे, जब उनका पूरा ज़िंदगी ही फॉरेस्ट पे डिपेंड कर रहा है और गवर्नमेंट ने जब उनको अलग कर दिया फॉरेस्ट से, तो क्या चीज़ें हुई। बिकॉज अब इससे क्या होगा कि लोगों के अंदर कन्फ्लिक्ट पैदा होगी, गवर्नमेंट से दुश्मनी हो जाएगी और वो लोग फिर क्या करेंगे, बंदूक उठा लेंगे और वो लोग फिर नक्सलाइट्स बन गए उस वजह से, ठीक है। आपने सुना होगा नक्सलवादी। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे एक्शंस लिए, जिस वजह से मतलब बहुत सारे मेजर्स लिए, एक्शंस नहीं कह सकते हो, जिससे क्या हुआ कि ये वहाँ के लोगों को या जो भी लोकल पीपल है उनके साथ मिलके हम आगे देखेंगे कि कैसे काम किया, जिससे ये सारी चीज़ें सेटल हुई। ओके, इसके बाद चिपको मूवमेंट, ये तो भाई सुना होगा आपने, शायद इंग्लिश का कोई चैप्टर में भी है ये, है ना। तो चिपको मूवमेंट या हग द ट्री, ये मूवमेंट 1970s का है ना। रेनी विलेज का नाम है रेनी इन गढ़वाल, ये भी हिमालय की ही बात है। जब क्या किया गया था कि वहां के लोकल लोगों ने कैसे फॉरेस्ट को बचाने के लिए सामने आया, वो चीज वहां पर बताई गई थी कि गवर्नमेंट ने लकड़ी काट के, मतलब जो वाटर लॉगर्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्टर्स को अथॉरिटी दी थी कि भाई आप वहाँ के पेड़ों को मतलब लकड़ी कट करके ले जाइए, पेड़ों को कट करके ले जाइए। और वहाँ के जो लोकल लोग थे वो लोग इसको बिल्कुल अपोज कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि पेड़ कटे। और फिर एक दिन जब कॉन्ट्रैक्टर ने अपने लोगों को भेजा, ठीक है, लकड़ी काटने के लिए, तो उस टाइम पे जो वहाँ के मेंस थे, वहाँ के जो मर्द थे, वो लोग नहीं थे वहाँ प्रेजेंट। तो वहाँ की जो औरतें थी, उनकी जो वाइफ्स थी, वो लोगों ने क्या किया, पेड़ों को बचाने के लिए जब कॉन्ट्रैक्टर के जो लोग आए पेड़ों को काटने के लिए, तो ये औरतों ने जाके वहाँ पर उन पेड़ों को हग किया और पेड़ों को मतलब कटने से बचा लिया, है ना। यानी कि वो जाके चिपक गए, जिससे वो काट नहीं पाए पेड़ों को, और उस मोमेंट को चिपको मूवमेंट कहा जाता है। और बाद में ये बात जब मीडिया में फैली और पूरे इंडिया में लोगों को इस बात का पता चला, तब जाके फिर गवर्नमेंट को भी रियलाइज़ हुआ इस बात का कि नहीं, लोकल पीपल को हम इन्वॉल्व करके अगर फॉरेस्ट को बचाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और फॉरेस्ट कंजर्व करने के लिए ज़रूरी क्या है, फॉरेस्ट कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट किसके हाथ में देना ज़रूरी है, लोकल पीपल के हाथ में देना ज़रूरी है, ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम नहीं कर रही। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को फिर रियलाइज़ हुई। ओके, इसके बाद बात करेंगे सस्टेनेबल मैनेजमेंट। जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि भाई फॉरेस्ट जो है वो मतलब उसका प्रोड्यूस जो या प्रोडक्ट जो है वो वेस्ट हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है ना। उसको कैसे यूज करके यूज भी होता रहे उसका प्रोडक्ट और उसको कंजर्व भी कर सकें, उसको बचा भी सकें फ्यूचर के लिए, ये चीज होनी चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। फ्यूचर के लिए भी सोचना है और प्रेजेंट में भी उसको यूज करना है। ओके, तो इस तरीके से अब यहां पर एक एग्जाम्पल इसमें भी दिया हुआ है कि कैसे लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ और फॉरेस्ट को बचाया गया। तो ये एग्जाम्पल है 1972 का वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में 1972 में सैल फॉरेस्ट पूरा डिग्रेड हो गया, ठीक है, पूरा डिग्रेड हो गया। क्यों डिग्रेड हुआ, वहां के लोकल पीपल को वहां से दूर कर दिया गया था। जो लोग फॉरेस्ट को संभाल सकते थे एक्चुअली, उनको दूर कर दिया गया था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उनको वहां से अलग कर दिया था, ठीक है। तो ये बात जब बाद में जब रियलाइज हुई तो फिर AK बैनर्जी, जो कि वहाँ फॉरेस्ट ऑफिशियल थे, उन्होंने मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, है ना, वेस्ट बंगाल में ही है, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में क्या किया, सैल फॉरेस्ट को बचाने के लिए, है ना, उस जगह का नाम हरबरी फॉरेस्ट, ठीक है, वहाँ पर सैल ट्रीज को बचाने के लिए वो लोगों ने एक मूवमेंट चलाया, जिसमें जो
1272 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो कि साल फॉरेस्ट का पूरा बर्बाद हो गया था, ठीक है। इसको बचाने के लिए ए.के. बैनर्जी ने क्या किया कि वहाँ के लोकल पीपल को इन्वॉल्व किया कि भाई ये लोगों ने समझा कि हाँ भाई एग्जैक्टली फॉरेस्ट क्यों डिग्रेड हो रहा है और ये लोग क्यों नहीं संभाल पा रहे, गवर्नमेंट ऑफिशियल क्यों नहीं संभाल पा रहे। तो इन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया और वहाँ के लोकल पीपल को इन्वॉल्व किया फॉरेस्ट को बचाने में, उनसे मदद मांगी और लोकल पीपल भी एक्टिवली वहाँ पर आए। उन्होंने बहुत अपना योगदान किया हार्वेस्टिंग में, है ना, और जो भी प्रोसेस हो सकते हैं वहाँ फॉरेस्ट को बचाने के लिए वो सब उन्होंने हेल्प किया, ओके। और इससे क्या हुआ कि 1983 में जो फॉरेस्ट का कोई वैल्यू नहीं था वो 1983 में उसका वैल्यू मेजर किया गया एंड इट वाज अबाउट 12.5 करोड़, ठीक है। तो यानी लोकल पीपल के इन्वॉल्वमेंट से कैसे फॉरेस्ट को बचाया जा सकता है उसका एक बेस्ट एग्जांपल है ये, ओके। अगर ये चीज़ नहीं हो रही थी तो इससे पहले क्या हुआ था, जब साल फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा था और लोगों को अलग कर दिया गया था तो लोगों ने अपोज किया, मिलिटेंट ग्रुप बनाया, है ना, नक्सलाइट्स फॉर्म कर लिए और इसी चीज़ को ध्यान में रख के ए.के. बैनर्जी ने फिर ये मेजर लिया और इसके बदले में वहाँ के लोगों को क्या दिया, 25% ऑफ द प्रोड्यूस, जो भी फॉरेस्ट में मिले हो मतलब प्रोड्यूस होगा उसका 25% वहाँ के लोकल पीपल को दिया जाएगा और साथ में फॉडर, है ना, उनके जानवरों के लिए फॉडर और जो भी वहाँ से प्रोड्यूस मिल सकता है उनके लिए वो उनको सप्लाई किया गया, दिया गया, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में आपको दिया है वाटर रिसोर्सेस के बारे में कि वाटर को कैसे क्यों बचाना है, कैसे बचाना है। तो ऑब्वियसली पहले के ज़माने में जब ब्रिटिशर्स नहीं थे या हम एकदम पहले की बात करें, इंडिया का आपको रेन सिस्टम पता है भाई, मॉनसून टाइप का रेन सिस्टम है जिसमें कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती, कब बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, कब नहीं होगी। तो इससे बहुत अनसर्टेन होता है ये सिस्टम, इसमें मतलब खेती करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे एंशंट ज़माने से हम लोग बहुत मतलब वाटर को हम बहुत सही तरीके से हम यूज़ करते थे, यूटिलाइज करते थे, उसको साल भर यूज़ करने का व्यवस्था मैनेजमेंट होता था, ठीक है। भले ही मतलब इतना 100% सक्सेसफुल नहीं पर मैनेज किया जाता था, ठीक है। ब्रिटिशर्स आने के बाद वो लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े डैम्स का प्रोजेक्ट्स एंड ऑल लगा दिया गया, ठीक है। और जो अथॉरिटीज़ वहाँ के लोकल लोगों को जो सिस्टम्स था वाटर बॉडीज़ का वो ब्रिटिशर्स ने छीन लिया और वो लोग खुद चलाने लगे, जिससे बहुत दिक्कतें हुई, ठीक है। इसके बाद भी ब्रिटिशर्स के बाद भी जो अब भी आज भी हम जब डैम की बात करते हैं तो डैम बनाने में फ़ायदा हो सकता है, नो डाउट। जैसे राजस्थान में जब वो डैम इंदिरा गांधी डैम जब बना, है ना, जो तो कैनल सिस्टम से बहुत फ़ायदा हुआ, आसपास में बहुत सारा एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ। पर इससे क्या होता है, इससे डिफ़िकल्टीज़ क्या रहती है, बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं कि वहाँ के लोगों को जो वहाँ रहते थे, जब आप इतना बड़ा डैम बनाओगे तो उनको रिहैबिलिटेट करना पड़ता है, वहाँ से कहीं और डिस्प्लेस करना है ना, तो उनको प्रॉपर उसका मुआवजा मिलना चाहिए, वो चीज़ प्रॉपर ध्यान रखनी चाहिए गवर्नमेंट को, वो चीज़ नहीं हो पाती, इतने बड़े पार्ट को रिहैबिलिटेट करना है, ओके। ये एक बड़ी डिफ़िकल्टी है। दूसरा इशू क्या होता है कि ये बहुत मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट होता है, बहुत पैसा लगता है इसमें। अगर बहुत पैसा लग रहा है डैम्स एंड ऑल बनाने में तो उससे उतना बेनिफिट भी होना चाहिए जो मतलब जनरली नहीं होता, जिस तरह की मैनेजमेंट होती है उतना नहीं हो पाता, है ना। तो एक ये डिफ़िकल्टी है। इसके अलावा डैम जो है ना, हर एक मतलब जिस हिसाब से वो बना हुआ है, मतलब दूर दूर तक वो बेनिफिट उसको मिलनी मतलब देनी चाहिए, वो चीज़ उतना मतलब अचीव नहीं हो पाता कैनल्स के थ्रू, है ना। अगर सही मैनेजमेंट होगा तो ज़रूर हो पाएगा पर नहीं हो पाता। तो देयर आर लॉट्स, मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है इस डैम के कंस्ट्रक्शन से। ज्योग्राफी में भी आपने सुना होगा इस बारे में, है ना। तो यहाँ पर अब मतलब किस तरह का मैनेजमेंट हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, मतलब लोकल पीपल भी कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, बिकॉज बिना लोकल पीपल के या हर इंसान जब तक मैनेजमेंट के बारे में ना सोचे तब तक मैनेजमेंट नहीं हो सकता, है ना। तो वहाँ पर आपको एक खादिन सिस्टम दिया गया है जिसमें बताया गया है कि एक नॉर्मल मतलब मैनेजमेंट कैसे हो सकता है पानी का। तो सबसे बेस्ट है कि जैसे अभी मान लो ये स्लोपिंग एरिया है, स्लोपिंग लैंड है, इधर एक बड़ा ऐसा एक चेक डैम बना दिया गया है ना। तो एक ऐसा मान लो कि एक ऐसा सीमेंट का एलिवेशन कर दिया गया है वॉल जैसा, तो अब जो वाटर यहाँ से आएगा वो इस पार्ट में जमा हो जाएगा। अब इस पार्ट में जमा होएगा ऐसा मतलब वाटर यहाँ से भी यूज़ किया जा सकता है, पर इसका ज़्यादा बेनिफिट इसमें नहीं है। इसका ज़्यादा बेनिफिट है कि ये पानी को सीप कराया जा रहा है, अंदर भेजा जा रहा है, ताकि ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज हो सके।
सरफेस वाटर की बहुत सारी डिफिकल्टीज है कि भाई वो इवेपोरेट भी हो जाएगा, है ना, उसमें मॉस्किटो से एंड ऑल कंटेमिनेशन भी हो सकता है वाटर का, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, सरफेस वाटर में डिफिकल्टीज है। लेकिन वही चीज़ जब ज़मीन में सीप हो जाएगी, जब ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, तो उससे कंटेमिनेशन का भी कोई खतरा नहीं है, इवेपोरेशन भी नहीं होगा।